ताकि सुनाई दे। पहला चीज तो ये, जो भैया बहन जी अभी तक नहीं आए थे वो लोग अपने घर पे YouTube चैनल पे देख लीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है। क्योंकि जो सोशल साइंस वाला है ना, वो मैच कर रहा था एक चैनल से, इसीलिए दिक्कत हो गई। तो वहां पे अब आपको सर्च करना है, पहले @ लिख देना है, फिर अनिल लिख देना है, ये सर है SIR, फिर ST कर दोगे। अब तक अपने क्लास का 2 वीडियो गया है, 9th का भी 2 गया है, दोनों मिल जाएगा। ठीक है। इस YouTube चैनल को बनाने का 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि मान लीजिए किसी दिन आप नहीं आ पाए तो आपको दोबारा वो वीडियो मिल जाएगा। दूसरा ये रहेगा कि जब परीक्षा आने वाला होगा तो उस पर पेपर से तैयारी करवा दिया जाएगा। अभी ऐसे चलेगा, फिर अपने स्कूल में बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आने वाला है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो और दिक्कत नहीं पड़ेगी, उस पर PPT आएगा, PPT से पढ़ाने में भी आसान होता है। ठीक है, लेकिन जब तक नहीं है तब तक ये वाला से काम चलाना पड़ेगा। दूसरा, हाई स्कूल को ढंग से पढ़ना इस साल। ये नहीं जरूरी मेरे ही से, आप कहीं भी पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़िए, क्योंकि हाई स्कूल का मार्कशीट आपके पूरे लाइफ में बड़ा मायने रखता है। निधि बहन जी बहुत दिन बाद आई हैं, तो क्या समझा रही दीपांजलि को? हाँ, उसको समझा रही हो, वो ऐसा समझा देगी पूरा खानदान ही नहीं समझ पाएगा क्या समझा के गई है। ठीक है, उसको वो समझाओ। चलो भैया, पार्ट का नाम क्या है? यूरोप। ये लिख लियो सब लोग। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा? देखो एक चीज बताएं हम आपको, अगर आपका काम कोई बढ़िया है, ठीक है, तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सब्सक्राइब कर देना। रीजन क्या है? वो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो ही जाता है। लेकिन एक समस्या ये होती है, हम इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर दो। पहले अगर कोई भी बोलता होगा यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो, उसका रीजन क्या होता है? जैसे कोई वीडियो अपलोड होता है वो आपके पास आ जाता है नोटिफिकेशन में, लेकिन जब आप सब्सक्राइब नहीं किए रहते हो, 3-4 दिन बाद उनका चैनल आपके यूट्यूब पे आएगा ही नहीं। रीजन क्या है? फिर आपको आवश्यकता होगा तब आएगा, लेकिन जब सर्च करोगे और सब्सक्राइब रहता है, नहीं आप सर्च करोगे तब वो आएगा, जैसे वीडियो डालेंगे आ जाएगा। ठीक है। अब हम लोग का इतिहास में पार्ट 1 था। कौन सा पार्ट था? आज कुछ लोग जो आए होंगे वो यह कंफ्यूज होंगे कौन सा विषय चल रहा है, उनके लिए है। निधि, पार्ट 1 है। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अभी अप्रैल महीना चल रहा है, बाकी अपने स्कूल में एक अभियान भी चल रहा है, पता है कि नहीं? लिस्ट में आपका भी नाम आ गया होगा। अब तक बताया भी क्या होगा कि लेकर के आज चले आइएगा भैया। ठीक है, अभियान चल रहा है। दूसरा ये है अप्रैल और मई वाले महीने में बाहर का सामान कम खाइएगा, क्योंकि अप्रैल मई में बाहर का सामान खाओगे दिक्कत हो जाएगी, गर्मी होने लगी धीरे धीरे। गलती से अगर निधि के दुकान पे चले जाएगा तो पहले पूछ लीजिएगा इसको निधि तो नहीं बनाई है, नहीं अगर खा लिए ना सीधे आप अमर हो जाओगे। क्योंकि एक दिन हम खा लिए थे इसलिए कह रहे हैं। जैसे मेरे सामने आया देखते ही हम जान गए, हम कहे हमारी क्लास की लड़कियां बनाई है ना, कहे हाँ। चलो भैया, आज हम लोग पिछले जो भैया नए हैं या जो बहन जी नई हैं उनके लिए जानकारी है। कल हम लोग ना फ्रांस की क्रांति पढ़ लिए थे, जर्मनी की क्रांति पढ़ लिए थे, जर्मनी की एकीकरण, इटली की एकीकरण। आज वैसे हम लोग को पढ़ना था राष्ट्र का दृश्य कल्पना और राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, 2 टॉपिक पढ़ना है। लेकिन चूंकि ये क्लास आज का लास्ट होगा इसलिए रिवीजन करते हुए पढ़ेंगे ताकि आपको जानकारी भी हो जाए और ये क्लास एंड हो जाएगा। दूसरा, कल आपके सेवा के लिए हमने बाकायदा एक भैया को बुलवाया था, सेवा में समझ जाइएगा क्योंकि बोलना ठीक नहीं पड़ता है। ठीक है, आपके सेवा के लिए हमने ऑफर कर दिया है, कल तैयारी करके आइएगा। ठीक है, नहीं हम पूछना स्टार्ट किए तो फिर मतलब हम भेदभाव नहीं करते हैं सेवा में, बाकी समझदार आप लोग है ही हो। ठीक है भैया, इसमें पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़े थे
वो पढ़े थे फ्रांसीसी क्रांति। कौन सी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति पढ़ लिए थे हम लोग। फिर इसका जो दूसरा टॉपिक है उसमें था जर्मनी का एकीकरण। दूसरा टॉपिक कौन सा आएगा? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। तीसरा पॉइंट अपने यहां है इटली का एकीकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण। जो पांचवा पॉइंट रहेगा वो है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। यही 5 हेडिंग है जो हम लोग को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। जो ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है, इसमें टोटल कितने हेडिंग पढ़ने हैं? 5। पहला कौन सा है? फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा कौन सा है? जर्मनी का एकीकरण। तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? और पांचवा कौन सा है? यही 5 हेडिंग आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में जो लोग कक्षा 9 में एसएसटी को और खासकर हिस्ट्री को ढंग से पढ़े होंगे उनके लिए इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनके लिए नया जो टॉपिक है वो है जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, राष्ट्रवाद का कल्पना दृश्य। ये भी आपको दिक्कत नहीं देगी क्योंकि आप लोग जब 9 में पढ़े होंगे तो वहां बताया गया होगा कि टूटी हुई जंजीर किसकी प्रतीक थी? स्वतंत्रता की। किसकी प्रतीक थी? स्वतंत्रता की। वहां पे मतलब कई और दृश्य बताना गया था। जैसे पूछेगा कि जार्मेनिया किसकी प्रतीक थी? जर्मनी में एक छापा गया था सिक्का, उसमें एक महिला को छाप दिया गया था, वो प्रतीक थी जर्मनी की, ठीक है। ऐसे मतलब कई दृश्य हैं जिसको छापा गया था राष्ट्र प्रेम के लिए। तो ये वाला टॉपिक आपको पहले से पता है, बस नया ये है। जो 2-3 क्लास कर लिए हैं उनके लिए सिर्फ ये नया है, ये नया है, बाकी सब तो पढ़ ही चुके हैं। एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। फ्रांस किस महाद्वीप पे पड़ जाएगा? यूरोप पे। किस महाद्वीप पे है? बोलना कंपलसरी है क्योंकि 10 में ना आप प्रयास करिए घर पे भी जब पढ़िए तो बोल बोल के पढ़िए। इसीलिए देखिएगा जो छोटे बच्चे घर पे होते हैं उनको पहले से ही कहा जाता है जब लिखना हो ना बोल बोल के लिखो, बोल बोल के लिखो। रीजन क्या होता है कि अभी आप लोगों का 12वीं तक माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। जैसे डाउनलोड करोगे खटाक से आ जाएगा, लेकिन जैसे आप लोग इंटर निकल गए ना फिर वायरस आ जाएगा। उसके लिए फिर लाना पड़ता है एंटीवायरस, और एंटीवायरस हो जाता है घर का मार, ठीक है। वायरस क्या होता है कि आपको समझाया जाएगा 12 के बाद, पढ़ लीजिए आपको लगेगा ना पढ़ना ना, 12 के बाद तो कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन एंटीवायरस कहां से मिलता है? घर पे। जब घर पे जाओगे देखोगे पापा एकदम मेहनत में लगे हैं, मम्मी मेहनत में लगी, बहन जी गेहूं काट रही है, गेहूं बटोर रही है कि भाई हमारा पढ़ ले। फिर वही एंटीवायरस बनता है लड़का के दिमाग में, उसको लगता है यार हमको भी मेहनत करना चाहिए। आप स्कूल में आ जाओगे ना, दोस्त के साथ आ जाओगे, वायरस चलेगा दिमाग में। रीजन क्या है? स्कूलिया में आते हो तब आप अपने घर का दुख भूल जाते हो कि हम किस घर से आए हैं, कैसी स्थिति से आए हैं। लेकिन जैसे ही स्कूल में आपसे 2 काम शुरू होता है, पहला नंबर स्कूलिया में जब आपसे फीस मांगा जाता है डेली, तब आपके दिमाग में एंटीवायरस आता है। दूसरा, जब घर पे जाते हो मम्मी पापा को मेहनत करते हुए देखते हो, तब एंटीवायरस आता है कि अब पढ़ना चाहिए यार, पढ़ना चाहिए। 12वीं तक आपको सब कहेगा पढ़ने के लिए, घर वाले भी, स्कूल वाले भी। लेकिन जैसे ही 12वीं निकल जाएगा ना, फिर आपसे कोई पढ़ने वाला, मान लीजिए अगर आपके मम्मी पापा कह रहे हैं कि आप पढ़िए हम सपोर्ट करेंगे, तो समझ जाइए आप सौभाग्यशाली हो, क्योंकि 12वीं बाद हर लड़का बोझ लगने लगता है। फिर उनके दिमाग में एक चीज चलता है कि अब इस लड़के का शादी वादी करके निपटा देते हैं। इसलिए 12वीं तक ढंग से पढ़ना है, फ्रेश माइंड से पढ़िए, क्योंकि 12 तक जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा और वही काम भी आएगा। लेकिन 12 के बाद जो पढ़ोगे वो काम आने वाला भी नहीं है और ना ही इतना याद रहेगा। इसीलिए देखिए घर पे अभी ना सब चीज आपके दिमाग में चलेगा, कहाँ पैसा रख दियो। लेकिन अगर आपके पापा पैसा रख देंगे, भूल जाएंगे 10-15 मिनट बाद कहाँ रखे हैं पैसा। रीजन क्या है? टेंशन ही पूरे लाइफ में बहुत ज्यादा हो जाती है आदमी, जिम्मेदारी, ठीक। फ्रांस किस महाद्वीप पे है? यूरोप। कौन से महाद्वीप पे? फ्रांस की राजधानी कहाँ है? कहाँ पे है? पेरिस, ठीक है। सुबह का टाइम रहता है, एनर्जी है, इसीलिए बोलना है, ठीक है। पहले तो यूरोप महाद्वीप में कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस।
और फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। ठीक है। इसकी रानी कौन थी? मेरी एंटोनियत। अब जो लुई 16वां थे, इनके यहाँ फ्रांस में क्रांति कब हो गया? 14 जुलाई 1789 में। ये बात बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादातर प्रश्न 1 नंबर में पूछता है कि फ्रांस में क्रांति हुआ कब था। अब क्रांतिया 1789 दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जुलैया भी बिचवा में जोड़ देगा। और जुलाई में भी अगर खाली जुलाई रखे तब वो कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने यहाँ पढ़ाई शुरू होता है तभी फ्रांस में क्या होता है? क्रांति। अब तो ठीक हो गया, अप्रैल से सत्र चलने लगा, नहीं पहले जुलाई से सत्र चलता था। आदमी पूरा 2-3 महीना नानी नाना के घर टहलता था, फिर जुलाई में सीधे आता था पढ़ने के लिए। तो जब अपने यहाँ पढ़ाई शुरू होता था तब इनके यहाँ क्या शुरू हो गया? क्रांति। याद रखना है 14 जुलाई 1789। इसमें हो गया इसी बेचारे का क्रांति। पूरा इसका घर वर लूट लिया सब, बस तिल का कीड़ा ढहा करके लूट लिया। इसको लुटा जाने का 2 कारण कहेगा कि फ्रांस की क्रांति का कोई 2 कारण बताइए। पहला क्रांति, ये जो राजा था वो निरंकुश था। कैसे था ये? निरंकुश। निरंकुश का मतलब होता है जिसपे अंकुश ना लगाया जा सके। दूसरा, निरंकुश व्यक्ति तनी घमंडी टाइप का होता है। आप उसको चाहे जितना अच्छा समझाओगे उसके दिमाग में चलेगा हमको समझा रहे हो, आप हमको बोल दिए, ऐसे दिमाग चलेगा। जब आदमी के अंदर घमंड आ जाता है ना, आप उसको पॉजिटिव भी बोलोगे बुरा लगेगा, लेकिन जब आदमी विनम्र होता है वो गलत भी करेगा, वो 100 गलती कर दे तो आदमी माफे कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, कौनो खतरनाक गुरुजी, चाहे जितना खतरनाक हो, और रोजे आए खड़ा करें उसको कह दे अच्छा आज ही नहीं पूरा किए कल कर देंगे, 2 दाइना उनके दिमाग में चल जाएगा कि नहीं मारते चलो यार पूरा कर लेगा। लेकिन अगर कोई गाय गुरुजी हो कहे काहे नहीं पूरा हुआ, पूरा नहीं करब, अब कोई आदमी छोड़ देगा? आप ही बताइए, आप किसी अपने मित्र को डेली पैसा दीजिए, आप उसके लिए खूब मेहनत करिए, और एक दिन आप उससे कह दीजिए एक दिन हमको टिफिन करा दो, और अगर ऐसे कह दे ना कराई, क्या कराई टिफिन, आपको लगे ना अच्छा बेटा, आप दोबारा, लड़का होगा तो हो सकता है कि दोबारा मांग ले, लड़कियां होगी ना उस दिन पक्का नहीं मांगेगी जब तक 10 दाई उसका रिक्वेस्ट नहीं करे। आप गांव में अपने देख लीजिएगा, एक दाई ना किसी घर में मार हो गया पटीदारी में, उसके यहाँ 10 बार जाओगे कहने के लिए कि चलिए खाना खा लीजिए, कह नहीं जाओगे खाने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा खाने के लिए टेंशन हो जाता है। एक बार मार हो गया ना दोबारा खाना खाने नहीं जाएगा, चाहे 10 बार रिक्वेस्ट करिए। भैया फ्रांस में क्रांति कब हो गई? 14 जुलाई 1789 को। और इस राजा को हटा दिया गया पद से, और 90 तक इसको हटा के रखा गया। फिर आता है सन 1793, और फ्रांस की पूरी सत्ता चली गई रोब्रेस्पियर के हाथ में। किसके हाथ में? रोब्रेस्पियर, और बार रहेगा रोब्रेस्पियर। रोब्रे जो स्पियर है ना, इसके हाथ में जाता है सत्ता। और ये आदमी करता क्या है कि पहले इसने दिमाग लगाया कि ये क्रांति हुआ था, इसमें किस किस का हाथ है, तो इसमें हाथ इसको 2 आदमी का निकल के आया। पहला, जो यहाँ के बड़े वर्ग के लोग थे, जो पादरी वर्ग थे, जो चर्च में पूजा करते थे, उनको इसने पकड़ा। और दूसरा, जो कुलीन वर्ग थे, बड़े बड़े लोग जो रात दरबार में रहते थे, यही लोग ना इनको पकड़ा और एक लिस्ट बनाया बड़ा एक के, कहा कि इन सबके ऊपर कार्रवाई होगी अदालत में। कहां पे कार्रवाई होगी? अदालत में। और ना एक आदमी को बुलाया, उसी का नाम था गिलोटीन। आदमी का नाम क्या है? गिलोटीन। गिलोटीन सही कहा, एक मशीन बनाओ गिलोटीन। गिलोटीन मशीन भी बना दिया। गिलोटीन मशीन जो होता है एकदम चारा नियर मशीन होता है। चारा वाला मशीन गांव पे देखे हो, वो गोल गोल होता है, लेकिन गिलोटीन एकदम सीधे रहेगा। जैसे इसमें आता है ना, गोल गोल घुमाएगा, आएगा काट के खच खच जाएगा। ऐसे सेम कंडीशन गिलोटीन का था। ऊपर जाता था, 5 आदमी मिलके पीछे उसको खींचते थे लसरा से, बस एक बार छोड़ते थे, छक्क से गटई काट के अलग चला जाता था। जिस आदमी का गटैया काटना होता था उसका ऐसे हाथ पीछे बांध देते थे, मुंह के बल ऐसे लटा के, इधरिया से लकड़ी था, ऐसे वाला गिलोटीन यहीं पे लगा था, लकड़ी इधर, लकड़ी इतना छोट था, इधर लेटा हुआ आदमी रहता था, यहां से फरसा आता था नीचे, खचाक से काटे, गटई ढमड़िया के इधर, ठीक है। फिर 2 आदमी उसको उठाए ले जाए। और ये काम ना रोब्रेस्पियर डेली करता था, 10 आदमी को बुलाता था, डेली काटता था। अब एक दिन ऐसा हो गया, पूरा 93 मतलब 3 साल अच्छे से ही काटा। 93 में ना एक दिन राजा का भी नंबर आ गया, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि हाँ राजा गलत किया है। राजा को ले गया, इसी गिलोटीन मशीनिया में लटाया, पीछे हाथ बांधा, पैर बांधा, इसको भी काट दिया। उतना दिक्कत नहीं हुआ समाज को, लेकिन एक दिन रनिया को भी पकड़ा और ले गया, इसको भी काट दिया। समाज में ये आ गया ना, ये रोब्रेस्पियर ठीक आदमी नहीं है। एक तो 10-10 डेली काटा है, ऊपर से इसको महिला थी छोड़ देना चाहिए था,
लेकिन उसको भी काट दिया। पूरी समाज विरोध कर दी किसका? रोब्रेस्पियर का। कहीं ऐसा प्रशासन हमने कभी नहीं देखा है फ्रांस में। आपसे ठीक तो लुई सुलावा ही था, भले ही दुष्ट था लेकिन इतना तो दुष्ट ही नहीं किया था। रोब्रेस्पियर पे भी कार्रवाई हो गई और रोब्रेस्पियर को भी ले गया इसी वाले मशीन में, गिलोटीन मशीन में। इसको भी वैसे ही काट दिया जैसे ही काटा था। इसको पहली बार गया ना तो लगा कि एक बार हम भी देख लेते हैं कैसे है, लेकिन ये एक बार जब कटा दोबारा देख ही नहीं पाए कैसे हैं। ठीक, और इस मशीन को कब्जा कर लिया एक नया आदमी। जैसे रोब्रेस्पियर का प्रशासन खत्म हुआ, फ्रांस में एक नया शासक आया, उसी का नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। कौन सा पार्ट? नेपोलियन। ये ना 1799 ईस्वी में फ्रांस में शासन पे जबरदस्ती बैठा, कहा कि हम यहाँ का पूरा साम्राज्य चलाएंगे। और ये वहां जैसे बैठता है फिर इसको धीरे धीरे शासन चलाया, स्थिति सुधारा और आ गया 1804 ईस्वी। कौन सा ईस्वी? 1804। 1804 ईस्वी में ये लाया नागरिक संहिता। कौन सा संहिता? नागरिक। ये आधिकारिक रूप से 1804 में बैठा था और 1804 में ही नागरिक संहिता लाया और उसमें लिख दिया, ये सारा नियम कानून सही था लेकिन ये नियम कानून और ले आया, उसमें महिलाओं का था। पहला महिला का नाम ये रखा गया कि फ्रांस में जितनी भी क्रांति हुई उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ली, माने हर दुख सुख में साथ थी। लेकिन जो नागरिक संहिता बना उसमें महिलाओं को पुरुष के अधीन कर दिया गया। अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर पिता के अधीन, और अगर शादीशुदा है तो पति के अधीन। उनको वोट देने का, अपना विचार प्रकट करने का कोई अधिकार ही नहीं था। महिला इसी बात से गुस्सा गई कि मतलब पूरी क्रांति हुई, पिटा जाने वाले में हम थे, मांजने वाले में हम थे, चाय पिलाने वाले में हम थे, और अब लास्ट में आ गया रहने के लिए तो कह रहे तुम्हारा नंबर नहीं है दूर दूर तक, ले दादा अब करवे ना करेंगे जाओ। लेकिन नेपोलियन भी ठीक आदमी था नहीं, कहा ऐसा कुछ नहीं, जो महिला विरोध करेगी उसको भी कहां ले जाना है? गिलोटीन पे। एक बार देखती थी गिलोटीन, पूरा बराबर खड़ा हो जाता था, कहे ना हमको नहीं करना है जी। ठीक, अब होता क्या है ना, ये जो नेपोलियन था इसके दिमाग में एक बात फिर आई कि हम संविधान बना दिए हैं, नागरिक संहिता ले आए हैं, अब हमको अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। साम्राज्य को क्या करना है? बढ़ाना है। इसीलिए ना नेपोलियन बोनापार्ट काम क्या किया, सबसे पहले लुई सुलावा के ससुराल में आक्रमण कर दिया। लुई सुलावा के कहां आक्रमण किया? इसकी ससुराल था कहां? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में ही आक्रमण किया। ऑस्ट्रिया को कब्जा करने के बाद फिर ये देखा कि यहां से बहुत सारा पैसा मिल गया, सैनिक मिल गए। अब ये फिर दिमाग लगा अब किस पे करना है। इसके जस्ट बगल में देश था फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। फ्रांस से जस्ट ऊपर है पर्सिया। कौन सा देश है? पर्सिया। ये रेलवे स्टेशन वाला नहीं, पता लगे तुम वही ढूंढो नेपोलियन बोनापार्ट को, ये वाला नहीं, यूरोप में है। अब हुआ क्या ना, ये पर्सिया पे भी आक्रमण करता है। पर्सिया को भी कब्जा कर लिया, बेलारूस को भी कब्जा किया, नीचे से जर्मनी का आधा पार्ट कब्जा कर लिया, ऑस्ट्रिया को, हंगरी को, सबको कब्जा करने के बाद लगातार 23 साल तक युद्ध किया है। कितने साल तक? 23 साल युद्ध करने के बाद इस आदमी के दिमाग में आया कि अब हमको बड़का क्षेत्र कब्जा करना है। कौन सा क्षेत्र? बड़का। और ये देखा ना कि दुनिया में सबसे बड़का देश कौन सा है, वर्तमान में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस पे आक्रमण कर दिया। अब रूस नॉर्मल था नहीं, इतना बड़का देश है रूस, ठीक है, इतना भारी है। अब इसमें इसको कब्जा करने के लिए सबसे बड़ी मुसीबत 3 चीज भोगना पड़ा। कहेगा कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इसको रूस में हारने का 3 कारण। कितने कारण? 3। पहला कारण यह था कि जो रूस वाला एरिया है कैसा है, गर्मी वाला कि ठंड वाला, इसीलिए ये ठंडी एरिया, यही लिए देखिएगा वहां का आदमी एकदम गोरे गोरा होता है भाई, यही पूरा एरिया है ठंडी। पहला कारण था ठंडी। नेपोलियन बोनापार्ट इसीलिए हार गया क्योंकि ये एरिया कैसा है? ठंड है। दूसरा, ये लोग जहां से गए थे फ्रांस से, वो थोड़ा सा गर्म एरिया है, लेकिन इनके यहाँ एकदम में ठंड था, इसीलिए पहला कारण इनका हारने का हो गया ठंडी। दूसरा कहेगा, दूसरा मुख्य कारण कौन सा है? भूखमरी। मान लीजिए आप शोहरतगढ़ में हैं, किसी के घर चले गए, मांग करके खा लोगे, कोई ना कोई रिश्तेदार, नातेदार, दोस्त मिल जाएगा। पता लगे आप सीधे यहाँ से चले जाइए कहूं अलगे तमिलनाडु में, पता लगे भसो नहीं जानते हैं, उधर का कल्चर भी नहीं जानते हैं, ऊपर से चले गए खाना मांगने, लाएगा केरा के पाती में पता नहीं क्या उबाल के दे देगा, लो जी। आदमी देखेगा एक दाई, कहेगा ऐसा तो नहीं है कहूं पूरा गिरगिट उड़गिट उबाल के दे दिया हो, कहेगा भैया रहने दीजिए नहीं खाएंगे। मान लो इधर से कोई चला गया पश्चिम बंगाल और गया समुद्र किनारे, कहा हमको भोजन करवाइए, लाएगा मछली और चावल निकोल के दे देगा, लो जी, भाग जाएगा उठ के, रहने खा पे न करेंगे भाई। ये लोग चले गए कहाँ? रूस में। और रूस के जो सैनिक थे पीछे वाले भैया, जो रूस के सैनिक थे ना, इन लोगों में एक खासियत ये थी कि पहला तो ये सोच रहे थे कि ठंडी आ जाए ताकि युद्ध में हम जीत जाएं, और दूसरा रीजन ये था कि
कि जिस एरिया में नेपोलियन बोनापार्ट का सैनिक जाते थे उस एरिया को रूस वाले फूंक देते थे। फूंकना किसको चाहिए? नेपोलियन को, क्योंकि वो उनके देश के थे नहीं, लेकिन रूसे वाले फूंक देते थे, पूरा गांव में फूंक देते थे, जला करके खत्म कर देते थे। इसलिए खत्म कर देते थे कि नेपोलियन बोनापार्ट के सैनिकों को भोजन ना मिल पाए, इनको कोई आदमी शिकार के लिए मिल ना पाए, ताकि ये यहां से भुखमरी में मरी जाए। और लास्ट इसका तीसरा कारण था ज्यादा दिन तक युद्ध करना, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट इसलिए हार गए, इसके सैनिक बहुत कुशल थे, बहुत सारा युद्ध लड़े थे, लेकिन ये लगातार युद्ध लड़ रहे थे 23 साल से। कितने साल से? 23 साल, जिसमें से ना 15 साल डायरेक्ट युद्ध इन्होंने लड़ा था, एक भी कभी रुके नहीं, हमेशा युद्ध, यहां मार हो रहा है, वहां मार हो रहा है, इसीलिए वाटरलू के युद्ध में हार गए। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट किस देश से संबंधित था? फ्रांस से। किस देश से था? फ्रांस से। कहेगा नेपोलियन बोनापार्ट किस देश में आक्रमण करने गया था? रूस में। कहेगा पराजय कहां हो गया? वाटरलू के युद्ध में। किस कौन से युद्ध में? वाटरलू। कहेगा सन कौन सा चल रहा था? 1815। 1815। जैसे नेपोलियन मर जाता है उसके बाद जो ये फ्रांस था ना, इसके टाइम में फ्रांस बहुत समृद्ध राष्ट्र बन चुका था। लुई 16वां के बाद सबसे ज्यादा समृद्ध राज्य लुई 16वां के टाइम के था, और उसके बाद में दोबारा जब हुआ तो नेपोलियन बोनापार्ट के। लेकिन जैसे नेपोलियन बोनापार्ट मर जाता है, फ्रांस कईयों टुकड़ा में फिर से टूटता है, और फिर हम लोग को दूसरा हेडिंग कौन सा पढ़ना है? जर्मनी का एकीकरण। कौन सा एकीकरण? जर्मनी। इसमें हम लोग पहले ही देख लिए हैं कि जर्मनी उस टाइम में 39 खंडों में बटा था। कितने खंडों में? 39 खंड में जब जर्मनी बटा था तो यहीं पे एक आदमी का जन्म होता है, और उसका नाम था ऑटोवान बिस्मार्क। ऑटोवान बिस्मार्क। कहेगा कि जर्मनी एकीकरण में सबसे बड़ा भूमिका किस व्यक्ति ने निभाया? ऑटोवान बिस्मार्क। ऑटोवान बिस्मार्क का जन्म होता है 1815 में। कौन से सन में? 1815 में। ये पर्सिया नाम का देश था, वहीं पे उसको पर्सा के भी नाम से जाना जाता है। इसका जन्म होता है, और इसके दिमाग में एक बात चलती है कि हमें जो 39 टुकड़ों में जर्मनी बटा हुआ है, इसको इकट्ठा करना है। हम इसको इकट्ठा करेंगे कैसे? इसको इकट्ठा करने के लिए ना, ये पूरा इतिहास पढ़ा था, बहुत जागरूक व्यक्ति था, सैनिक भी था पहले। इसके दिमाग में एक तो नीति आई, उसी नीतिया का नाम था लौह और रक्त की नीति। लौह और रक्त की नीति। जैसे अपने गुरुजी के दिमाग में आ जाए कि लड़का सब पढ़ता नहीं है, इसलिए हमको एक नीति लाना है। कौन सा नीति? पेन और डंडे की नीति। पेन और डंडे की नीति। चाक डस्टर के साथ कौन कौन सा नीति? डंडे का नीति। या फिर इंसल्ट वाला डेली क्लास में खड़ा कर देंगे, पढ़ो ना है, ऐसे तो पढ़ो, दूसरे दिन लोग जो मतलब होगा तनी रिस्पेक्ट होगा, वो तो कहेगा ठीक है हम पढ़ेंगे, नहीं रिस्पेक्ट है वो सिर्फ ऐसे देखते रहेगा, नीचे सर करके बैठ जाएगा। भाई दोजे का है। होता क्या है ना, पूरे जर्मनी को इकट्ठा करने में मेन भूमिका किसका आ गया? ऑटोवान बिस्मार्क का। ऑटोवान बिस्मार्क बड़ी मेहनत करके और पूरे जर्मनी को इकट्ठा कर देता है। पूछेगा कि जर्मनी का एकीकरण हुआ कब था? 1871 में। कौन से सन में? 1871। जो जर्मनी देश है ये पड़ता है यूरोप में। किस जगह पे पड़ता है? यूरोप में। कहेगा जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। किस जगह पे है? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी हो जाएगा बर्लिन, और जो जर्मनी है ये पड़ेगा यूरोप में। किस जगह पे? यूरोप में। अब दूसरा, जर्मनी और इटली का ना प्राचीन काल से ही संबंध रहा है। जहां जहां ये जाएगा जर्मनी, वहीं वहीं इटली भी फॉलो करता चला जाएगा, आज भी और पहले भी, क्योंकि आगे चल करके एक और युद्ध होगा। ये युद्ध समाप्त नहीं होता है। जो चैप्टर हम लोग ये पढ़ेंगे ना, ये लास्ट वाला, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, जब ये टॉपिक खत्म होगा तो आप जब 9 में थे तो एक टॉपिक आपको मिला था यूरोप में साम्राज्यवाद, और उसी में आता है रूसी क्रांति। वहीं पे आप लोग पढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध आ जाता है। भैया इटली वाले भी देख ही रहे थे कि जर्मनी बताओ 39 खंडों में टूटा हुआ था, और ऑटोवान बिस्मार्क इसको इकट्ठा कर लिया। अकेले राजा को लिया, सैनिक इकट्ठा किया, और लौह और रक्त की नीति अपनाया, और पूरा इकट्ठा कर लिया, जर्मनी को एक राष्ट्र बना दिया। एक राष्ट्र का मतलब है एक के जैसा नियम कानून, एक के जैसा भाषा, एक के जैसे संस्कृति, पूरा इकट्ठे प्रशासन से चले। इटली वाले का काम किए, इनके यहाँ 4 आदमी आया। कितने आदमी? 4। पहले वाले का नाम था मेस्सोनी, जोसेफ मेस्सोनी। पहले वाले का नाम क्या है? जोसेफ मेस्सोनी। दूसरा इनके यहाँ आदमी आ गया कावूर। दूसरा आदमी कौन सा आया? कावूर। तीसरा एक और आदमी था गैरीबाल्डी। तीसरा आदमी कौन आ गया? गैरीबाल्डी। और चौथा एक और आदमी था, उसका नाम क्या है? विक्टर विलियम
द्वितीय, ये भी यहीं के राजा थे। इसी के नेतृत्व में ना जो ये मेसोनी था, इसको प्रधानमंत्री बनाया गया था। पहले विचारक था। पूरे इटली को ये भी एकीकरण में बदल दिया और फाइनली इसने किया क्या, 1870 में ही हो जर्मनी को इटली को इकट्ठा कर दिया। अब कहेगा कि इटली किस महाद्वीप पे है, यूरोप में। किस महाद्वीप पे है, यूरोप में। कहेगा कि इटली को इकट्ठा करने में कितने आदमी का भूमिका है, 4। कितने आदमी का है, 4। कहेगा इटली की राजधानी कहां पे है, रोम। इटली की राजधानी कहां पे है, रोम। रोम जो है ना वो प्राचीन काल में सभ्यता भी था। रोम की सभ्यता, कहां की सभ्यता, रोम। जो रोम है ना वो जगह प्राचीन काल से बहुत डेवलप था। जितने आप साइंटिस्ट का नाम सुनोगे अधिकतर रोमे से और ग्रीस से मिलेगा। जैसे थियोप्रास्टस, प्लेटो, एरेटोस्थनीज, मेगास्थनीज, ये सब कहाँ के रहने वाले थे, रोम, ग्रीस, यही सबसे आए थे। ठीक है। और लास्ट का हेडिंग हम लोग को पढ़ना है राष्ट्र का कल्पना और दृश्य। राष्ट्र का कल्पना और दृश्य, ये टॉपिक में पहला आपको प्रश्न बताना है। कहेगा कि टूटी हुई जंजीर किसकी प्रतीक है, टूटी हुई जंजीर किसकी प्रतीक है, स्वतंत्रता। एक जब कक्षा 9 का पेपर था ना, 9 में फ्रांसीसी का नाम था ही है, वहां पे ये प्रश्न था कि टूटी हुई जंजीर किसकी प्रतीक है। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि जब जेल से कैदी भाग जाता है तो टूट के जंजीर बिखर जाता है, और जंजीर जब टूट जाता है तो समझ जाना है कैदी जेल से भाग गया है। हम देखे के प्रभु, नाइन्थ में खतरनाक खतरनाक एक से एक काल्पनिक विचारक है। अपना विचार प्रकट करेगा ना, आप माथा पकड़ लोगे, हे प्रभु ये सब क्या हो रहा है, ये सब क्या दिन देखना पड़ रहा है। मतलब उसने पूछा है कि टूटी हुई जंजीर का प्रतीक क्या है, बता रहा है कैदी भाग गया है। अगर आधे लोग तो उसमें अफवाह वाले में परेशान थे। उसमें प्रश्न आया अफवाह तंत्र के बारे में लिखिए। अफवाह में लिख दिया, कभी कभी हमारे देश में अफवाह फैल जाता है। एक लोग का हम भेजे भी थे ग्रुप में, किसका था, रजत मिश्रा आए हैं और एक और भैया थे। रजत मिश्रा की कॉपी में लिखा हुआ था, उसमें आया अफवाह तंत्र क्या होता है। उसने लिखा जब गांव में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए तो अफवाह फैल जाती है। किसी देश में भी अफवाह फैल सकता है, कोई कोई इधर उधर अफवाह फैला सकता है। हम कहे हे नारायण, जब 9th में हम पढ़ाए थे अफवाह तंत्र को एकदम ढंग से पढ़ाए थे कि भैया पूरब में कौन कौन नदियां हैं, पश्चिम में कौन है, दक्षिण में कौन है, उत्तर दक्षिण कौन है। वो लिख रहा है पूरे अपने गांव का मैटर। खतरनाक है ना, याद रखना है। ठीक है। कहेगा कि ये बताइए टूटी हुई जंजीर किसकी प्रतीक है। अब देखिएगा, जैसे यहाँ जब इटली में ना एक बात इटली से और पूछेगा। कहेगा कि इटली में रेड शर्ट नाम का जो सैनिक थे इसको किसने चलाया था, गैरिबाल्डी। कौन चलाया था, गैरिबाल्डी। रेड शर्ट सैनिक कौन चलाया था, गैरिबाल्डी। प्रश्न पूछेगा कि और सबसे ज्यादा इस वाले इटली वाले टॉपिक में पूछेगा कि यंग इटली संस्था का स्थापना किसने किया था, जोसेफ मेसोनी। जोसेफ मेसोनी। किस वाले संस्था का, यंग इटली। कौन सी इटली, यंग इटली। भैया अब आगे देखिए, कुछ टॉपिक जो इसमें छूटते हैं वो देख लीजिएगा किताब में, फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इसमें जो प्रतीक है उसमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे एक प्रतीक इसमें दिखाया गया है कि एक आदमी सामान लेता हुआ, एक आदमी हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, सामंतवाद। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। अब पहला टॉपिक ये विशेष ध्यान रखना है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है, जब किसी क्षेत्र में, जब किसी भी राष्ट्र में या क्षेत्र में एक जैसे भाषा, एक जैसे संस्कृति, एक जैसे विचार और एक जैसे जलवायु में रहने वाले लोग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने राष्ट्र से क्या करना, प्रेम। अपने राष्ट्र से क्या करना, प्रेम। जैसे अभी नेपाल में अपने प्रधानमंत्री आ गए बलेन शाह, नाम सुने हो कि नहीं। इससे पहले जब पिछले जुलाई वाले महीना में चल रहा था पीछे, ए भैया जब जुलाई का महीना चल रहा था ना, नेपाल से जितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री थे हेलीकॉप्टर पे लटक लटक के भागे थे, क्योंकि मिल जाते ना उसी पहाड़ में पटक पटक के मारता। लेकिन धीरे धीरे वहां का सिचुएशन ठीक हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए बलेन शाह। बलेन शाह पहले पता है 2-3 काम क्या कर दिए हैं। पहला काम उन्होंने क्या किया है, स्कूल को ही, जितने प्राइवेट स्कूल है ना सबको किसमें बदल दिया, सरकारी। प्राइवेट बंदे कर दिया। बताया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी होंगे सबके बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, सरकारी में। अगर फीसिया ज्यादा किए तो अलग से निपटा देगा।
ऊपर से संस्कृति का क्या करना है, रक्षा। बाकी कल पढ़ा देंगे।